आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपिटलिज्म और पूंजीवाद के बारे में। तो कैपिटलिज्म क्या है? ये एक तरीके का इकोनॉमिक और कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम है या फिर एक आइडियोलॉजी यानी विचारधारा है, जहां प्राइवेट एंटिटीज और जैसे कि इंडिविजुअल या बिजनेसेस वो ओन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या कैपिटल गुड्स को। तो हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जिसमें आते हैं एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, या एंटरप्रेन्योर्स, कैपिटल गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। तो ये जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिन्हें ओन किया जाता है पूरी तरीके से, वो इसको कंट्रोल करते हैं कंपनीज के मीडियम से, भाई, थ्रू कंपनीज। तो जो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम लोग को पता है, जैसे कि मेटल्स हो गए, हैवी मेटल्स हैं, और जैसे कि कोल है, ये सारे आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। लेबर जो वेजेस और सैलरी बेसिस पे वर्क करने वाली क्लास है। देन आता है कि जो प्रोडक्शन होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, कैपिटलिज्म में, वो होता है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो जो लॉ होता है वो सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे होता है इन जनरल मार्केट, और इसे ही हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। अब आता है जो प्यूरेस्ट फॉर्म है कैपिटलिज्म का, उसे हम लोग बोलते हैं फ्री मार्केट और लेसिस फेयर कैपिटलिज्म, जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कह सकते हैं बिजनेसेस कंप्लीटली फ्री होते हैं डिटरमाइनिंग वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना है, क्या परचेज करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है, किस प्राइस पर एक्सचेंज करना है गुड्स को एंड सर्विसेज को, विदाउट एनी चेक्स एंड कंट्रोल्स फ्रॉम द स्टेट और द गवर्नमेंट। नाउ अगर हम लोग बात करें आज, जो ज्यादातर मॉडर्न कंट्रीज है उनमें मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होता है, जहां गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को, और कुछ एक्सटेंट तक सम जो ओनरशिप होती है कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ सिलेक्टेड बिजनेसेस में, वो गवर्नमेंट की रहती है या स्टेट की रहती है। अगर हम लोग बात करें कैपिटलिज्म की, तो ये 14th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि इसके प्रीकर्सर्स होते हैं, जिन्हें हम लोगों ने कहा फ्यूजलिज्म एंड मर्सेंटलिज्म। तो फ्यूजलिज्म एक सिस्टम था जहां जो क्या होता है, एक लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, जिन्हें हम लॉर्ड्स कहते थे, एंड द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स, जो कि सर्स होते थे। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा प्रचलित सिस्टम था। इसमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कुछ चेंजेस आए। तो जो फ्यूजलिज्म substituted the development of capitalism in numerous ways. The serfs were forced to produce sufficient food for the lord. जो सर्फ्स होते थे, यानी जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स, पीजेंट या लेबरर्स होते थे, उनसे कहा जाता था कि आपको बहुत ज्यादा सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस करना है एग्रीकल्चरल या फूड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फूड्स को लॉर्ड्स के लिए। लॉर्ड्स जो लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी और लैंड ओनिंग क्लास है, जमींदार क्लास हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, लॉर्ड्स हैड नो इंटरेस्ट इन द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, but rather expanded their power and wealth through military means. So there was no competitive pressure for them to revolutionize, because they were not producing to sell in the market. वो कोई मार्केट में प्रोड्यूस कर मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस नहीं करा करते थे। तो द चेंज ओवर हुआ फिर फ्यूजलिज्म से। फिर उसके बाद ये कैपिटलिज्म में कैसे बदला उसको समझते हैं हम लोग। बात करने वाले हैं कि पहले ये जो 16 से 18 सेंचुरी के बीच में जो मर्सेंटिलिज्म हुआ, उसका क्या रोल रहा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। तो मर्सेंटिलिज्म में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स that are bought at certain price or sold at higher prices in order to generate profit. That is understandable. So इसमें this
mercantilism provide the basic principle of capitalism. तो अगर हम लोग आज के कैपिटलिज्म की बात करें तो इसमें वही चीज लार्ज स्केल पे होती है प्रॉफिट के लिए, जिसमें गुड्स को लोअर प्राइसेस पर एक्वायर किया जाता और फिर उन्हें सेल किया जाता हायर प्राइसेस पे और प्रॉफिट। तो जब मर्सेंटलिज्म कम होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का इमर्ज होना शुरू हुआ 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में। तो इसमें क्या होता था कि कैपिटल आई अंडर कैपिट जो ज्यादा बड़ी मात्रा में जो कैपिटल थी वो पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटलिज्म होने लग गया एंड इट्स और उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपना मशीनरी में शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, जनरेशन हुआ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का। तो इसमें इससे डेवलपमेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सिस्टम का। इससे फिर ये ग्लोबल सुपरमेसी में गया कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो कैपिटलिज्म है वो एक ग्रेट इनकम इंक्रीज हुआ एफिशिएंसी में, इट जनरेटेड ग्रेट सोशल चेंजेस। कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बाद बहुत ज्यादा सोशल चेंजेस आना शुरू हुए और वो 20वीं शताब्दी तक भी रहे। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड का पूरा सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट फाइनेंशियल मॉडल हो गया, फेलियर ऑफ आरएसएस और वो फेलियर ऑफ यूएसएसआर। तो इन 20th century capitalism had become an extensively universal economic system at global scale. तो जो मॉडर्न जो सिस्टम हुआ है उसका एक मेजर रीजन माना जाता है वॉर को। अब हम लोग बात करते हैं पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में। तो पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म में आता है पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका कहना यह है कि जो पीपल है उन्हें ये अधिकार है कि वो ओन कर सकते हैं टेंजिबल एसेट्स को, जैसे कि लैंड और हाउसेज यानी जमीन और घर, और इंटेंजिबल एसेट जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स या एफडी। उसके बाद आता है सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब जो पीपल हैं और बिजनेसेस हैं वो एक्ट कर सकते हैं इन परस्यूट ऑफ देयर ओन गुड विदाउट रिगार्ड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये होता है कि वो अपने इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं बिना किसी सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर के। फिर आता है कंपटीशन थ्रू फर्म्स फ्रीडम टू एंटर एंड एक्सिट मार्केट मैक्सिमाइजेस सोशल वेलफेयर। दिस इज द दैट इज द जॉइंट वेलफेयर ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। अगर कंपटीशन होगा तो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा, बिकॉज अगर कोई कंपनी आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में देगी तो आप उससे खरीदोगे, तो इससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का दोनों का जॉइंट वेलफेयर होता है कंपटीशन से। देन मार्केट मैकेनिज्म आते हैं जिसमें प्राइसेस डिटरमाइन की जाती है डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर। मतलब बायर और सेलर बार्गेन करके अपनी प्राइस को डिटरमाइन करेगा। In return allocate resources which naturally seek the highest reward not only for goods and services but for the wages as well. Now हम लोग बात करते हैं freedom to choose with respect to consumption, production and investment। अगर हम लोग बात करें चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, तीनों ही रेस्पेक्ट में अगर कोई कंज्यूमर या कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहता है, तो वो दूसरे जगह जा सकता है। इन्वेस्टर्स भी किसी दूसरी कंपनी को परस्यू कर सकते हैं एंड वर्कर्स कैन लीव देयर जॉब्स फॉर बेटर पे। वर्कर्स भी लीव कर सकते हैं अगर उन्हें दूसरी फर्म या दूसरी कंपनी में ज्यादा सैलरी पर काम मिल रहा होगा या ज्यादा बेसिस मिल रही होगी। तो ये फ्रीडम टू चूज है। नाउ लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट of private citizens and maintaining an orderly environment, that facilitates functioning of market। गवर्नमेंट का रोल अगर कम होगा तो मार्केट कह सकते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ मार्केट अच्छी होगी। ये कहा जाता है कैपिटलिज्म के पिलर्स। तो
अगर हम लोग बात करें कि ये जो पिलर्स हैं ये कितना रोल कैपिटलिज्म में इनका रहता है, इस बेसिस पर डिफाइन होते हैं कितने तरीके के कैपिटलिज्म है। जैसे अगर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता तो उसे हम लोग कहते हैं लेसिस फेयर इकोनॉमी और फ्री मार्केट, जहाँ कोई गवर्नमेंट का लिटिल बहुत कम है या फिर कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें ब्लेंड ऑफ मार्केट एंड गवर्नमेंट का रोल भी है। तो इसमें मार्केट बट डोमिनेंट रोल प्ले करता है, बट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। तो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट अब उसमें गवर्नमेंट को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका ये रीजन है कि जैसे कि पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, प्रमोट सोशल वेलफेयर थ्रू कंपटीशन एंड टू प्रिवेंट मोनोपोली। अगर हम लोग बात करें फॉर अदर रीजंस जैसे कि डिफेंस हो गया, पब्लिक सेफ्टी हो गया एंड मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज के समय पे प्रीडोमिनेट या डोमिनेट कर रही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं शेड्स ऑफ कैपिटलिज्म के, तो ये इस बेसिस पे दो तरीके का बताया गया है कि कैसे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि लिबरल मार्केट इकोनॉमीज और कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकोनॉमी। अगर हम लोग बात करते हैं लिबरल मार्केट इकोनॉमीज की, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट इज प्रीवेलेंट and bulk of production processes take place in a decentralized manner akin to the free market capitalism, जैसा कि यूके और यूएस में देखा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकोनॉमीज की, तो एक्सचेंज प्राइवेट इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशन सच एज यूनियन एंड बिजनेस एसोसिएशन, जैसा कि जर्मनी और जापान में देखने को मिलता है। फिर आता है चार तरीके का कैपिटलिज्म, इस बेसिस पे कि कितना रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप होती है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, जिसमें इनोवेशन का रोल होता है। तो उस बेसिस पे देखा गया कि चार तरीके का कैपिटलिज्म है, उसका कितना रोल है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। चार तरीके का है, इसमें आता है, पहला आता है स्टेट गाइडेड कैपिटलिज्म। अब जो स्टेट गाइडेड कैपिटलिज्म है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा, उसमें इनिशियली सपोर्ट करती है फॉर जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो जाए कुछ सेक्टर्स को चूज करके। दिस टाइप ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि कई बार एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, रॉन्ग विनर्स को चूज कर लिया जाता है, ससेप्टेबिलिटी टू करप्शन है एंड डिफिकल्टी एंड विथड्रॉइंग सपोर्ट व्हेन इट इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएटेड। नाउ फिर आता है ओलिगार्किक कैपिटलिज्म। तो ओलिगार्किक कैपिटलिज्म में क्या है कि इसमें ये कहते हैं कि ये ओरिएंटेड है प्रोटेक्ट करने में, एनरिच करने में कुछ नैरो फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, बहुत छोटी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने में और एनरिच करने में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रीज with this variety have a great deal of inequality and corruption. अब आता है बिग फर्म कैपिटलिज्म। जो बिग फर्म कैपिटलिज्म है उसमें क्या है कि जो बिग फर्म्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो एडवांटेज लेती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, उसका जो फायदा है वो एक बिग फर्म कैपिटलिज्म ले सकती है, ना कि एक एंटरप्रेन्योर जिसे अभी बिजनेस स्टार्ट करना। बिकॉज ये तरीके का जो कैपिटलिज्म है, ये मास प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि मास प्रोडक्शन करो प्रोडक्ट्स का, फिर उन्हें मार्केट करो और सेल करो। लेकिन इसके लिए जो कैपिटल है, जो मनी चाहिए होता है, वो हर किसी के पास नहीं होता। देन आता है एंटरप्रेन्योरशियल कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रेक थ्रू लाइक ऑटोमोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गए, इनमें नए नए इनोवेशन की नीड भी होती है, और द इनोवेशंस आर यूजुअली द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड न्यू फर्म। ज्यादातर जो इनोवेशन करते हैं वो इंडिविजुअल एंड कुछ नई फर्म्स ही इन इनोवेशन पर काम करती है। बट ये माना जाता है कि जो आपने कुछ इनोवेट किया है, आप उसे मार्केट और सेल करने के लिए आपको एक बहुत लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करना होगा, उसको मार्केट करना होगा। उसके लिए आपको कैपिटल और मनी की जरूरत होगी, रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जो कि आपके पास नहीं होंगे, जो कि एक बिग फर्म कैपिटलिज्म में हम देख चुके हैं कि बिग फर्म कैपिटलिज्म में ऐसा होता है। तो जो बिग फर्म कैपिटलिज्म है और जो एंटरप्रेन्योरल कैपिटलिज्म है,
एंट्रप्रेन्योरियल कैपिटलिज्म जो है वो अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो ये सबसे अच्छे तरीके का कैपिटलिज्म बेस्ट टाइप ऑफ है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा जाता है। हम लोग आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे, मतलब प्रोज मतलब बेनिफिट्स पे। तो पहले हम लोग इसके बेनिफिट देखते हैं कि एक तो बेनिफिट माना जाता है कि कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस चॉइस होती है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इंक्रीज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, एफिशिएंट एलोकेशन हो जाता है कैपिटल रिसोर्सेज का। कंपटीशन लीड टू सोशल वेलफेयर और लोअर कंज्यूमर प्राइसेस। फिर wages and general standards of living rise overall. Then spurs innovation and invention. Then higher rate of capital information and more economic growth. इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है। बट फिर हम लोग आते हैं इसकी कॉन्स पर, ड्रॉबैक्स पर और लिमिटेशन पर। तो इसमें क्या है कि क्रिएट इनहेरेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर, जनरेट्स, जैसा कि फ्यूडलिज्म में देखने को मिला था वैसा एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगता है। जनरेट्स एनर्मस वेल्थ डिस्पैरिटीज एंड सोशल इनइक्वालिटी। देन कैन इंसेंटिव करप्शन एंड क्रोनी कैपिटलिज्म, जैसा कि फिर ये क्रोनी कैपिटलिज्म में भी कन्वर्ट होने लगता है और करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वेल्थ डिस्पैरिटीज और सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट, जैसे कि पॉल्यूशन, नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट, देन अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मैनी एम्प्लॉयज और लेबर आर providing for a low salary according to their skills or according to their qualification. Then growth of monopolies with their evils. Some businessmen जैसे कि big firm capitalists grow as monopolies. No bargaining capacities of laborers. Bargaining capacity laborers के पास नहीं होती तो उनका exploitation भी देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं फाइनल जो इसका हमारा आज का वो है मेन फाइनल पॉइंट जो है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म क्या है? ये कैपिटलिज्म जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम से आती है, बिकॉज कैपिटलिज्म इज जस्ट एन इकोनॉमी और आइडियोलॉजिक सिस्टम, बट क्रोनी कैपिटलिज्म इज इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम। Here politics is also involved, in which individuals or business with close ties to the political leader. यहाँ कुछ individuals, कुछ businesses के बहुत close ties होंगे political leader से, government official से, और वो इन political connections का गलत use करके एक unfair advantage gain करेंगे market place में। अगर हम बात करें कि इसका दूसरी परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो क्रोनी कैपिटलिज्म को कहा गया है एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम characterized by mutually beneficial relationship between politicians and business class rather than a free market and a rule of law, resulting in a gap between rich and poor. The defense industry in the US is an appropriate example of crony capitalism since it is bloated by influence of military conflict. नाउ अगर हम लोग बात करें कि आज हमारे देश में भी कई जगह क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, तो जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि पॉलिटिकल उसका यूज करेंगे, लेकिन ये दूसरी परिभाषा में ये कहा गया कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, बिकॉज जो बिजनेसमैन है वो प्रोवाइड करेगा फंड्स टू द पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन, एंड द politician or the politics provide unfair advantage to the businessman. अगर हम लोग बात करें कि क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स 2023 में जो कि पब्लिश किया गया था इकोनॉमिस्ट के द्वारा, इंडिया वाज रैंक्ड एट द 10th पोजीशन वेयर क्रोनी सेक्टर वेल्थ, जहां क्रोनी सेक्टर की वेल्थ ये मानी गई थी कि 8% है जीडीपी का, देश की जीडीपी का 8% क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथ में है। अगर हम लोग डेमोक्रेसी में बात करें तो ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट है
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट इन क्रोनी कैपिटलिज्म अगर हम बात करें तो द गवर्नमेंट इज रन बाय द कॉर्पोरेट। जो है हम लोग बात करने वाले हैं इश्यूज जो कि एसोसिएटेड है इस क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ साथ। तो एक तो ये होता है कि अनफेयर एडवांटेज मिलता है इन बिजनेसमैन को और बिजनेस क्लास को मार्केट प्लेस में। तो क्रोनी कैपिटलिज्म से क्या होगा, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करेंगे एक मार्केट प्लेस में अनफेयर एडवांटेज पाने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, और ब्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मतलब घूस खिलाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वो अपने अंडरमाइन कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, एंड इससे पब्लिक ट्रस्ट कम होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे। तो ये एक था। दूसरा था कि डिस्टॉर्टेड मार्केट कंपटीशन, वो मार्केट कंपटीशन को खत्म करने के लिए काम करेंगे। जैसे कि कुछ बिजनेसेस और कुछ बिजनेसमैन और कुछ बिजनेस क्लास जिन्हें अनफेयर एडवांटेज मिलेगा पॉलिटिकल कनेक्शन के द्वारा, एक डिस्टॉर्ट मार्केट कंपटीशन, जिन छोटे बिजनेसमैन को या जो छोटे बिजनेस क्लास को जिन्हें ये अनफेयर एडवांटेज नहीं मिला है, वो मार्केट प्लेस से गायब होते चले जाएंगे और उससे कंपटीशन कम हो जाए। तो ये सरवाइव करना मुश्किल पड़ जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा स्मॉलर बिजनेसमैन के लिए, स्मॉलर बिजनेसेस के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि वो सक्सीड हो पाए। तो जैसे कि सुना है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। तो दिस कैन लीड टू अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन। देन आता है रिड्यूस इनोवेशन। अगर हम लोग बात करें कि कैसे इनोवेशन खत्म कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा इन क्रोनी कैपिटलिज्म के कैपिटलिस्ट के द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट पोजीशन होती है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की, जैसे कि बिग स्केल कैपिटलिज्म में देखा था कि जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे वो लार्ज डोमिनेंट पोजीशन पे होंगे, ये कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करेंगे, इरोड करेंगे, डिस्करेज करेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो फर्दर इनोवेट कर पाए और इम्प्रोवाइज कर पाए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाए और सेल कर पाए सर्विसेज को। दिस कैन स्टिफल इनोवेशन इन द ओवरऑल इकोनॉमी एंड लीड टू डिक्लाइन इन कॉम्पिटिटिवनेस। नाउ अगर हम लोग बात करें कि पब्लिक डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले पॉइंट में भी देखा था कि पब्लिक का ट्रस्ट खो जाएगा गवर्नमेंट पे से, इकोनॉमी पे से। तो वाइड स्प्रेड जब बहुत ज्यादा क्रोनी कैपिटलिज्म होता है तो पब्लिक ट्रस्ट खोने लगता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे, क्योंकि ब्राइब बहुत ज्यादा करप्शन हो जाता है, ब्राइब बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, एंड गवर्नमेंट पे से भी खत्म हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट एक फेयर एडवांटेज प्रोवाइड कर रही होती है, अनफेयर एडवांटेज सॉरी प्रोवाइड कर रही होती है अपने बिजनेसमैन फ्रेंड्स को। तो उससे गवर्नमेंट पैसे भी खत्म हो जाता है एंड इकोनॉमिक सिस्टम पर भी खत्म हो जाता है, बिकॉज जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अपनी ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो बिजनेस मैन है, वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये डिफिकल्ट हो जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो एक इम्प्लीमेंट कर पाए कुछ रिफॉर्म्स को फॉर बिजनेस टू ऑपरेट इफेक्टिवली। थैंक यू।